हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे मल्टीपोल एक्सपेंशन के बारे में। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोनोपोल के बारे में और डाइपोल के बारे में। उसी के साथ हमने कैलकुलेट किया था कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो हमें पता चला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो होता है P/4πε0r³ और ये होता है 2 cos थीटा r कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। ठीक है, ये हमने देखा था। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आता है वो आता है P.r/4πε0r²। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव करवाया था। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो P है दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल हमने देखा था, कल डेफिनेशन पढ़ा था। डाइपोल क्या होता है? सिस्टम होता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सिस्टम है। और जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, आप इस चीज़ को क्लास 12th से जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है। इस सेम रिप्रेजेंटेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये भी एक डाइपोल को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अगर हमने ऐसा डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे बना दी, इसका मतलब क्या है? इस साइड में नेगेटिव चार्ज होगा और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बेसिकली अगर केवल एक वेक्टर बना दिया और उस पर P लिख दिया तो वो भी डाइपोल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए। तो आज हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है? उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। लेट अस कंसीडर टू डाइपोल्स P1 और P2। बोला दो डाइपोल हैं, एक P1 है और एक P2 है, हैविंग इक्वल डाइपोल मोमेंट्स, राइट। उसने कहा दो डाइपोल हैं, P1 है और P2 है, हैविंग इक्वल डाइपोल मोमेंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर P1 इधर को है इस तरीके से तो P2 इस डायरेक्शन में है, राइट। बट दोनों इक्वल हैं। इक्वल होने का मतलब है P1 का जो मैग्नीट्यूड है वो P2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है और इसको हम लिख सकते हैं लेट्स से P है। ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसने कहा, राइट। एंड क्या लिखा हुआ है? अपोजिट डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस 2D। ये 2D डिस्टेंस अपार्ट है एक दूसरे से। इफ -q is placed in the middle of line joining both the dipoles, right। तो इन दोनों डाइपोल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उनके मिडिल पॉइंट पे अगर -q चार्ज रख दिया, which is then displaced a very small distance by x is very less than d। यहाँ पे ये दो बार लिख दिया। so x is very less than d। बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया तो हमें कैलकुलेट करना है frequency of the oscillation of that point charge। assume the mass of the charge is m। ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ नल पॉइंट और इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है, जो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देख लिया था। तो हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए सिचुएशन क्या है। उसने कहा दो डाइपोल्स हैं, एक P1 है जो इधर को है, लेट्स से वो P1 है, राइट। और दूसरा जो है दैट इज P2 जो अपोजिट डायरेक्शंस में है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, राइट, उसके मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे, राइट, लेट्स से O पॉइंट है, हमने कैसा चार्ज प्लेस किया? -q चार्ज प्लेस किया और फिर उसको क्या किया? स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस किया, राइट। याद रखिएगा ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस d है, क्योंकि दोनों डाइपोल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 2D डिस्टेंस है। ठीक है, हम इसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो देखिए फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको ये रिलेशन लेके आना पड़ेगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। हमने जब इक्विलिब्रियम और नल पॉइंट वाले एग्जांपल्स किए थे तो वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी। तो हम इसी चीज़ को करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि जब हमें O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहेगा, हमें E पता रहेगा, तो हम E में किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। ठीक है। सो इनफैक्ट हम
ओ पॉइंट पे नहीं निकालेंगे, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे निकालेंगे, यहाँ पे जहाँ पे वो डिस्प्लेस हो गया है इस पोजीशन पे निकालेंगे। तो इस पोजीशन पे वो P2 से कितनी दूर है बताइए, इस पोजीशन पे वो P2 से है कितनी दूर, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा d माइनस एक्स, और P1 से कितनी दूर है डिस्प्लेस्ड पोजीशन में, दैट इज d प्लस एक्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है इस पे। सो देयरफॉर when minus q charge is displaced, right, with x displacement such that x is very very less than x, then force experienced by that minus q charge should be equal to q जो भी है, and that is and minus q times जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस लोकेशन पे, लेट्स से ये लोकेशन है एट लोकेशन ए। तो ए पे हमें क्या निकालना है इस टाइम पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगा, एक तो इस डाइपोल की वजह से होगा और एक इस डाइपोल की वजह से होगा। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहला हम निकालेंगे देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पोजीशन किसकी वजह से होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ए, एक तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P2, दो ही डाइपोल है और तो कुछ है नहीं। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, एंड सी ये देखिए ये एक्सियल पोजीशन है, राइट, ये एक्सिस है, तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और वैल्यू होगी, हमने कल कैलकुलेट किया था, ये आता है 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और यहाँ पे आता है r कैप। ठीक है, ये कब आएगा, एक्सियल के लिए थीटा कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है 0 डिग्री, ठीक है, या 180 डिग्री। ठीक है, सो अभी देखो ये वाला जो पॉइंट है, राइट, P इधर की तरफ ओरिएंटेड है और पोजीशन किधर की तरफ ओरिएंटेड है, इस तरफ ओरिएंटेड है, करेक्ट है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 कैन बी रिटन एज 2p ओवर P1 को हम P1 लिख लेंगे यहाँ पे, लेट्स से P1 लिख दिया, यह आ जाएगा 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, और r क्या हो जाएगा हमारा यहाँ d प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, राइट, जिधर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, राइट। सो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स कैप, तो ये हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान रहे हैं, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सो ये माइनस एक्स कैप, ई ड्यू टू P2 कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा 2p2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे P2 से इस पॉइंट की, ए पॉइंट की, ये हो जाएगा d माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस एक्स कैप, राइट। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ए पॉइंट वुड बी, ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2, और ये देखिए P1 को भी हम P लिख सकते हैं, तो क्योंकि हमने लिखा था मैग्नीट्यूड सबका क्या है, बराबर है, P1 का और P2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये आ जाएगा 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d प्लस एक्स होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस एक्स कैप, और ये आ जाएगा 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये एक्स कैप आ जाएगा, सॉरी नॉट होल स्क्वायर, दीज आर क्यूब्स, ओके, यहाँ पे क्यूब आएगा ये, ओके। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या क्या कॉमन आएगा, एक्स कैप कॉमन आ जाएगा, देखिए ये बचेगा 1/d माइनस एक्स होल क्यूब, और यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस 1/d प्लस एक्स होल क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन
माइनस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, फील्ड आ गया हमारे पास, फोर्स हमें इस फॉर्मूले से निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा एफ माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 2, ये 2 से 4 कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा सिंपली P अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक्स कैप आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में 1 अपॉन डी माइनस एक्स होल क्यूब माइनस 1 अपॉन डी प्लस एक्स होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ माइनस क्यू इज इक्वल टू, देखिए ये आ जाएगा पी क्यू यानी कि क्यू पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक्स कैप आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन डी प्लस एक्स होल क्यूब माइनस 1 अपॉन डी माइनस एक्स होल क्यूब। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो ये a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका होल क्यूब। क्यों, ये a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा, उसका होल क्यूब कर दिया। इस साइड आएगा d माइनस एक्स का होल क्यूब, ओपन कर दीजिए, डी क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी यानी कि आ जाएगा 3a स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर बी यानी कि x प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3dx स्क्वायर। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होगा, ये आ जाएगा डी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3d स्क्वायर एक्स प्लस 3dx स्क्वायर। तो अब इसे क्या कर देंगे, ये आ जाएगा क्यू पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा एक्स कैप। बताइए यहाँ पे क्या क्या कटेगा, तो ये आ जाएगा डी क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3d स्क्वायर एक्स प्लस 3dx स्क्वायर माइनस डी क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3d स्क्वायर एक्स माइनस 3dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या बनेगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। तो देखिए ये एक्स क्यूब यहाँ रहेगा, डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 3dx स्क्वायर से 3dx स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बट हमें क्या कंडीशन दे रखी है, हमें कंडीशन गिवन है दैट x इज वेरी वेरी लेस देन d। सो उस केस में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन डी स्क्वायर और एक्स क्यूब तो वेरी वेरी लेस देन डी क्यूब हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब सॉरी यहाँ पे ये कटेगा तो यहाँ पे एक्स क्यूब हमारे पास बचेगा माइनस 2x क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स क्यूब को भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वो बहुत छोटा एलिमेंट होगा। और कौन सी टर्म से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास फोर्स एग्जैक्टली क्या बचेगा, फिर हमारे पास ये बचेगा क्यू पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा एक्स कैप। बताइए ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, माइनस 6d स्क्वायर एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय, और ये एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो डी स्क्वायर की पावर 3 यानी कि डी टू द पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या आ गया, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास आ गया क्यू पी डी और ये डी स्क्वायर से ये पावर 4 बढ़ जाएगी तो डी नहीं आएगा यहाँ पे, पाई एप्सिलॉन नॉट डी टू द पावर 4, राइट, और यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस एक्स और ये एक्स कैप। सो दिस इज फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। सो यहाँ से अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड पार्ट लिखूँ इसका तो एफ माइनस क्यू क्या हो जाएगा, 3qp अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी टू द पावर 4 और ये माइनस एक्स आ गया, यानी कि ये फॉर्म में आ गया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस के एक्स, और ओमेगा की वैल्यू हमने बताई थी, ओमेगा की वैल्यू तब क्या आती है, अंडर रूट के अपॉन एम। आप चाहें तो उसी मेथड से कर सकते हैं कि इसको आप एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर रखें, फिर इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ क्या कर लें, कंपेयर कर लें, वो चीज़ें हमने बताई हैं। लेकिन अब हम डायरेक्ट चलेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, के की, दैट इज फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ से हम डायरेक्टली ओमेगा लिख लेंगे, देयरफॉर ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट के अपॉन एम। तो ये आ जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3qp अपॉन
पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी टू द पावर 4। कोई पूछे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा हमें पता है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 3qp अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी टू द पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और वो होगी 1/2 पाई अंडर रूट 3qp अपॉन पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी टू द पावर 4। तो ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन। बस हमें क्या कैलकुलेट करना था, फोर्स, और फोर्स निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद है ना आपको, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ताकि हम उससे क्या कैलकुलेट कर सकें, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स क्यों चाहिए, ताकि हम उससे डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट कर सकें, फॉर एग्जाम्पल डायनेमिक्स को हम चेक कर सकें, राइट। तो आई होप सबकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे हुआ। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 कंडक्टिंग प्लेन्स एक्स जेड एंड वाई जेड। उसने कहा एक्स जेड और वाई जेड प्लेन्स है, तो लेट से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो उसने कहा एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन कौन सा होगा, जो एक्स और जेड से मिलके बना होगा। तो ये प्लेन हो गया हमारा एक्स जेड प्लेन, राइट। दूसरा प्लेन उसने कौन सा बोला, वाई जेड, यानी कि वाई और जेड से मिलके जो प्लेन बना होगा, तो ये प्लेन होगा हमारा वाई जेड प्लेन, करेक्ट। उसने कहा ये दोनों के दोनों प्लेन कैसे हैं, ग्राउंडेड हैं। ये भी ग्राउंडेड है और ये भी ग्राउंडेड है। क्या बोला हुआ है, अ चार्ज प्लस क्यू इज लोकेटेड एट दिस लोकेशन। किस लोकेशन पे, x की वैल्यू a है, y की वैल्यू a है, लेकिन z की वैल्यू 0 है, यानी कि कौन से प्लेन में होगा, xy प्लेन में। तो यहाँ पे उसने कहीं बोला a, 0 पे कोई प्लस q चार्ज रख दिया, ठीक है। उसने कहा एज्यूम करो कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मतलब बहुत दूर कहीं कोई पॉइंट होगा, राइट। यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे हमें बताना है पोटेंशियल r के साथ कैसे वेरी करेगा। तो कल हमने आपको क्या बताया था, एक रिलेशन बताया था कि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा किसी सिस्टम का, तो उसमें 1/r वाली टर्म डोमिनेट करेगी पोटेंशियल के लिए, राइट। डाइपोल अगर एग्जिस्ट करता है तो 1/r² वाली। अगर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है तब हम डाइपोल चेक करेंगे। अगर डाइपोल एग्जिस्ट करता है तब 1/r² वाली टर्म, लेकिन अगर डाइपोल भी 0 आ गया तब कौन डोमिनेट करेगा, फिर हम क्वाड्रुपोल कैलकुलेट करेंगे, राइट। इस तरीके से मूव करते हैं। तो क्वाड्रुपोल कैलकुलेट करने के लिए जनरली नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन डाइपोल तक जरूर क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट होने की वजह से क्या होगा, इसका इमेज चार्ज बनेगा। तो देखिए इस प्लेट की वजह से भी यहाँ पे इमेज चार्ज बनेगा -q, इस प्लेट की वजह से यहाँ पे भी इमेज चार्ज बनेगा -q, राइट, क्योंकि ये भी ग्राउंडेड है। अब देखिए ये जो प्लेट बनी है, इसके सामने ये वाली येलो वाली प्लेट है ना, XY वाली प्लेट तो है ही ये वाली, राइट। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या बनेगा, एक इमेज चार्ज बनेगा नीचे, समझ रहे हो, वो कितने बनेगा +q। तो ये तीनों के तीनों इमेज चार्जेस हैं, करेक्ट है। ये ओरिजिनल चार्ज था, इसकी वजह से इसकी इमेज बनी। चूंकि इसके सामने हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये भी तो ऐसा है, तो ये दो प्लेन ऐसे हैं, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसकी इमेज यहाँ बन गई, या हम बोल सकते हैं इसकी इमेज यहाँ बन गई। तो ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है। अगर ये सिचुएशन बनी तो देखिए इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि a डिस्टेंस ऊपर है, a डिस्टेंस नीचे है, तो 2a डिस्टेंस हो जाएगा। इनके बीच में भी डिस्टेंस कितना है, 2a डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम, क्योंकि हमें बताना है कि पोटेंशियल r के साथ कैसे वेरी करेगा, तो क्या ट्रिक बताई थी हमने, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो, मोनोपोल कैलकुलेट करो। सो मोनोपोल मोमेंट अगर कैलकुलेट करेंगे मतलब टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो +q -q +q -q दैट इज 0। तो क्या यहाँ पे 1/r टर्म डोमिनेट करेगी, नहीं, पोटेंशियल के लिए यहाँ पे 1/r टर्म डोमिनेट नहीं करेगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं डाइपोल चेक करते हैं। देखिए
इसकी वजह से इन दो को मिला के अगर एक डाइपोल की बात करें तो इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, राइट, P, और इस P की वैल्यू कितनी है, Q इंटू 2a, और डायरेक्शन क्या है, माइनस वाई कैप, नीचे की तरफ है, करेक्ट है। इसकी वजह से देखिए, इसकी वजह, लेट से ये P1 है, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट किधर को है, ऊपर को है, लेट से ये P2 है, तो P2 क्या होगा, एक चार्ज कोई भी ले लीजिए, डिस्टेंस ले लिए 2a, और डायरेक्शन क्या है, y कैप। तो अगर अब नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करूं, यानी कि P1 प्लस P2, तो देखिए ये नेगेटिव y में है और ये पॉजिटिव y में है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r हो नहीं सकता, क्योंकि मोनोपोल 0 है, डाइपोल 0 है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में देखिए 1/r नहीं हो सकता, 1/r² नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन सही है, राइट। तो देखिए क्वाड्रुपोल के लिए भी देख सकते हैं हम, लेकिन जनरली क्वाड्रुपोल तक की कैलकुलेशन एग्जामिनेशंस में नहीं पूछी जाती है, तो इसलिए आप तक डाइपोल तक अगर चेक करें, डाइपोल नहीं आया तो वो क्वाड्रुपोल हो जाएगा। आई थिंक किसी एग्जामिनेशन में, किसी एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था क्वाड्रुपोल के लिए, बट इस सिचुएशन में मैंने जो क्वेश्चन बनाया था वो, सो लेट्स से इसको हम 1/r⁵ कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्वाड्रुपोल कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डाइपोल मोमेंट ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस। लेट्स से हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब चार्ज किस टर्म में दिया होगा हमें, या फिर रो की टर्म में दिया होगा, या सिग्मा की टर्म में दिया होगा, या लैम्डा की टर्म में दिया होगा। रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड लैम्डा इज लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी, आप सभी को पता है। तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, अगर वो रो की टर्म में दिया है तो वो होता है r वेक्टर रो डी टाउ, ओके, याद रखिएगा। एंड अगर वो सिग्मा की टर्म में दिया है तो हमारा होता है r वेक्टर सिग्मा ds, ओके, और अगर वो लैम्डा के टर्म में दिया है तो r वेक्टर लैम्डा dl, ठीक है। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। याद रखिएगा ये जो डाइपोल मोमेंट है, दिस इज अलोंग रेडियल डायरेक्शन, अलोंग रेडियल डायरेक्शन, राइट। तो जैसे स्फीयर है तो स्फीयर की रेडियल डायरेक्शन के अलोंग इतना डाइपोल मोमेंट होगा। बट जो डाइपोल मोमेंट अगर इफ रो इज गिवन, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, इफ रो इज गिवन देन आपसे पूछा हुआ है अगर कि फाइंड डाइपोल मोमेंट। ध्यान रखिएगा ये वाली चीज केवल रो के टर्म में मैं बता रहा हूं, केवल रो जब गिवन है तब, और आपसे पूछा हुआ है डाइपोल मोमेंट निकालिए, तो आपको निकालना है डाइपोल मोमेंट का जेड कंपोनेंट। वो आप कैसे निकालेंगे, देखिए r इज इक्वल टू क्या होता है, अगर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आप लिखो तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और स्पेरिकल पोलर में इसकी वैल्यू रख दो तो r साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस r साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस ये होता है r कॉस थीटा के कैप, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि आपको केवल जेड कंपोनेंट लिखना है, तो यहां पे r वेक्टर जो कि रेडियल कंपोनेंट है इसलिए हमें ये निकालना पड़ा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं केवल जेड कंपोनेंट लिखना है तो इस रेडियस वेक्टर का केवल जेड कंपोनेंट आप वहां पे यूज करोगे, तो क्या हो जाएगा, केवल ये वाला पार्ट r की जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे r की जगह रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से r cos थीटा, राइट, जेड कैप लिखिए या के कैप लिखिए, तो हम के कैप लिख लेते हैं, के कैप, राइट, के कैप और रो डी टाउ।
सो दिस विल बी द डाइपोल मोमेंट। तो अगर आपको किसी ने रो गिवन है और डाइपोल मोमेंट पूछा है, याद रखिएगा मैं जेट कंपोनेंट नहीं बोल रहा हूं, डाइपोल मोमेंट पूछा है तो आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। और अगर आपको पूछा है रेडियल डाइपोल मोमेंट, जो कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो ये तो तीनों के लिए वैलिड है, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर रो गिवन है और डाइपोल मोमेंट पूछा है तो जेट कंपोनेंट पूछा है, इसका मतलब उसने, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन गिवन है हमको? अ स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज फॉर्म, उसने कहा क्या फॉर्म गिवन है आपको? रो इज इक्वल टू रो नॉट आर नॉट अपॉन आर होल स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर अपॉन आर नॉट कॉस स्क्वायर फाई। दिस टर्म इज गिवन टू यू, ओके। उसने कहा कैलकुलेट द रेडियल कंपोनेंट। नाउ यहां पे ध्यान से देखिए, रेडियल कंपोनेंट बोला है उसने कि रेडियल कंपोनेंट निकालना है ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट मैंने बताया था आपको क्या होगा? दिस इज रेडियल कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। आपको हमेशा ध्यान रखना है, राइट। अगर रेडियल कंपोनेंट पूछा है तभी आपको ये फॉर्मूला, सिंपल डेफिनेशन वाला जो फॉर्मूला है, दैट इज रो आर डी टाउ, ये यूज करना है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसने यहाँ पे क्या बोला है? डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट अगर कहीं पे भी निकालना है और रो गिवन है तो आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? बेसिकली वो पीजेड। तो ये हम बाद में निकालेंगे, पहले हम डाइपोल मोमेंट रेडियल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा, क्योंकि डी टाउ है तो ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा, रो की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा? रो नॉट, ये आ जाएगा आर नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन आर नॉट, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई। बताइए आगे क्या आएगा? ध्यान से देखिए, आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? आर इंटू आर कैप, ओके। और डी टाउ को क्या लिख सकते हैं हम? डी टाउ को हम लिखते हैं आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। अब जो जो टर्म्स एक साथ आ सकते हैं उनको एक साथ लिखिए। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आर कैप तो हम बाहर लिख लेते हैं। देखिए रो नॉट कांस्टेंट है, आर नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, आर कैप हमने बाहर लिख लिया। तो अंदर क्या बचा हमारे पास? अंदर हमारे पास बचा इंटीग्रल, और आर वालों को एक साथ लिख लेंगे तो इंटीग्रल बचेगा। देखिए ये आर टर्म एक यहाँ पे बची, तो ये आ जाएगा आर ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन आर नॉट, और ये आ जाएगा डी आर, ठीक है। और कुछ नहीं बचा। थीटा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? थीटा कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और फाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। तो स्पेरिकल ज्योमेट्री है तो फाई की लिमिट तो जाएंगी 0 से 2 पाई, थीटा की लिमिट जाएंगी 0 से पाई, और आर की लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी? तो उसने देखिए ये नहीं बता रखा कि कोई स्फीयर है ऑफ रेडियस दिस एंड दैट, तो आर की लिमिट हमें पता है 0 से इनफाइनाइट तक जाती है। बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा रो नॉट आर नॉट स्क्वायर आर कैप, ठीक है। इसमें बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा, ये वाला हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और ये वाला हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे, राइट। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन आएगा ई टू द पावर माइनस आर अपॉन आर नॉट डिवाइडेड बाई माइनस 1 अपॉन आर नॉट, ठीक है। इसका हो गया इंटीग्रेशन। तो ये कहां से? 0 से इंफिनिटी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका हो जाएगा आर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या आएगा? ई टू द पावर माइनस आर अपॉन आर नॉट डिवाइडेड बाई माइनस 1 अपॉन आर नॉट, ये आ जाएगा, और ये डी आर आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई, मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू 2 आती है, राइट। और कॉस स्क्वायर फाई डी फाई 0 से 2 पाई, आपको बताया था मैंने इसकी वैल्यू कितनी आती है? पाई आती है, राइट। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन हम नहीं करेंगे। तो ये 2 पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई रो नॉट आर नॉट स्क्वायर आर कैप, राइट। एक बात याद रखिए कि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस हैं, अब मान लिए तो आपको इनको हमेशा याद रखना है,
याद रखना है, मतलब अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, अगर आप बार बार सॉल्व करते रहेंगे तो आपको कभी याद नहीं होंगे। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए अप्लाई करने का डायरेक्टली। चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं, यहाँ पे ये माइनस आर नॉट आ जाएगा, ऊपर जाके लिमिट्स रखेंगे तो पहली लिमिट आएगी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और दूसरी लिमिट आएगी माइनस e टू द पावर 0, करेक्ट है। तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा और ये e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है, तो ये माइनस आर नॉट बाहर आएगा तो ये प्लस का आर नॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस आर अपॉन आर नॉट डिवाइडेड बाई माइनस 1 अपॉन आर नॉट और लिमिट जाएंगी 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देयरफॉर p जो रेडियल कंपोनेंट है वो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई रो नॉट आर नॉट स्क्वायर, ठीक है, आर कैप। और यहाँ क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू 0 हो गई, ये 1 हो गई, तो ये -1 और माइनस, तो ये प्लस आर नॉट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस आर नॉट है तो यहाँ आ जाएगा माइनस आर नॉट स्क्वायर, क्योंकि देखिए आर नॉट है, ये आर नॉट ऊपर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब लिमिट्स रखेंगे तो e टू द पावर माइनस आर अपॉन आर नॉट, राइट। सो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे r की लिमिट तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0। सो अगेन ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। तो अगेन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, रो नॉट आर नॉट स्क्वायर आर कैप। देखिए अब जब अपर लिमिट रखेंगे इसमें, सो देखिए जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, राइट। जब हम 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि ये नेट टर्म कितना हो गया 0 माइनस, देखिए अब ये तो माइनस माइनस प्लस आर नॉट हो जाएगा, राइट। और इसका इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस आर अपॉन आर नॉट डिवाइडेड बाई माइनस 1 अपॉन आर नॉट, और ये लिमिट्स आ जाएंगे फिर 0 से इन्फिनिटी, और ये 2 पाई तो यही रहेगा। तो अब हम ये लिख सकते हैं 2 पाई रो नॉट आर नॉट स्क्वायर आर कैप। अब ध्यान से देखिए, जब हम इसमें इन्फिनिटी रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी फिर से 0 हो जाएगा, और फिर जब 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, राइट। माइनस साइन यहाँ पे है तो इसको देखिए क्या आ जाएगा, ये देखिए आर नॉट मल्टीप्लाई होकर माइनस आर नॉट स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस साइन है तो ये आ जाएगा। जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस जब 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई रो नॉट आर नॉट टू द पावर 4 आर कैप। सो दिस विल बी द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी थी, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डाइपोल मोमेंट। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो वो उसका क्या मतलब है, देखिए रो आपको दिया है रो नॉट आर नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर अपॉन आर नॉट, राइट। और क्या है साथ में कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई। अब इसका मैंने आपको क्या बताया था, अगर रो गिवन है और आपसे पूछा है डाइपोल मोमेंट निकालना है तो उस केस में आपको जेड कंपोनेंट निकालना है, यानी कि डाइपोल मोमेंट हो जाएगा आपका, डाइपोल मोमेंट आपका हो जाएगा पी जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, रो डी टाउ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए डी टाउ है तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है तो ट्रिपल इंटीग्रल होगा, तो ये आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल आर कॉस थीटा, रो की वैल्यू आ जाएगी रो नॉट आर नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर अपॉन आर नॉट, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई। बताइए डी टाउ की वैल्यू क्या होगी, दैट इज आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा, और ये आ जाएगा डी फाई, राइट। अब हम इसको सेपरेट आउट कर लेंगे, जो सेपरेट आउट, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, देखिए रो नॉट, अच्छा यहाँ पे जेड कैप भी आएगा क्योंकि जेड कंपोनेंट है ना, तो ये जेड कैप आ जाएगा। तो रो नॉट
आर नॉट स्क्वायर और ये जेड कैप आ गया हमारे पास। ठीक है, अंदर क्या बचा हमारे पास, ध्यान से देखिए यहाँ पे बचा आर ई टू द पावर माइनस आर अपॉन आर नॉट डी आर। ठीक है, 0 से इंफिनिटी, और साथ में हमारे पास थीटा टर्म्स में क्या बचे, साइन थीटा तो यहाँ है और कॉस थीटा यहाँ है, कॉस थीटा डी थीटा, और फाई टर्म में क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। तो ये कितना है 0 से 2 पाई, ये कितना है 0 से पाई, और आर की लिमिट तो 0 से इंफिनिटी। अब आप चाहें तो आप इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं देख सकता हूं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू 0 आ रही है। चेक करते हैं, चलिए आप ऐसा कीजिए, साइन थीटा को t पुट कर दीजिए, तो कॉस थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, dt आ जाएगा, यानी कि ये इंटीग्रल बन गया t dt, यानी कि आंसर आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 0 से पाई रखेंगे लिमिट्स। अब देखिए, जब पाई रखोगे लिमिट तब भी साइन पाई 0 होता है, जब 0 रखोगे तब भी 0 होगा, तो ये टर्म 0 हो गया, तो बाकी सबको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पी जेड कंपोनेंट कितना आ गया इसका, इस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, 0, बट रेडियल डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। चेक कर लीजिए। तो देखिए रो गिवन है, आई एम अगेन रिपीटिंग कि रो गिवन है और आपसे डाइपोल मोमेंट निकालने को बोला है, तो इसका मतलब आपको जेड कंपोनेंट निकालना है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली उसने बोला कि रेडियल कंपोनेंट निकालिए, तो फिर आपको रेडियल कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जब हम एग्जामिनेशंस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो उनमें आपको ये कंसेप्ट जरूर अच्छे से आने चाहिए। तो इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए जब तक हम एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अभी स्फीयर है बोला जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, राइट। सेंटर्ड एट ओरिजिन कैरीज अ चार्ज डेंसिटी। उसने कहा चार्ज डेंसिटी क्या है, आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू के कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर, आर माइनस 2r, और ये क्या है साइन थीटा, वेयर k इज कांस्टेंट एंड r एंड थीटा आर यूजुअल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। फाइंड मोनोपोल एंड डाइपोल मोमेंट फॉर दिस सिस्टम। तो उसने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रो गिवन है और आपसे पूछा है कि मोनोपोल और डाइपोल निकालिए, तो डाइपोल मोमेंट निकालिए। तो देखिए मोनोपोल मोमेंट क्या होगा, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, मोनोपोल मोमेंट केवल एक टोटल चार्ज होता है, तो आपको केवल टोटल चार्ज निकालना है। देयरफॉर जो पहला पार्ट है उसमें पूछा है मोनोपोल मोमेंट। तो मोनोपोल मोमेंट क्या होता है, मोनोपोल मोमेंट होता है नेट चार्ज, राइट। तो नेट चार्ज निकालना है हमें। तो नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, रो गिवन है तो रो डी टाउ से निकलेगा। आपको पता है अगर चार्ज डेंसिटी रो गिवन है तो चार्ज कैसे निकालते हैं, उसको वॉल्यूम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल, यह आ जाएगा के आर अपॉन आर स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारे पास आर माइनस 2r, और यह आ जाएगा साइन थीटा, और डी टाउ की वैल्यू होगी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, सो के आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा आर माइनस 2r, और यहाँ पे हमारे पास डी आर बचा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डी फाई अलग से हो गया। ठीक है, लिमिट्स करते हैं, ये 0 से 2 पाई जाएगी, ये 0 से पाई जाएगी, और ये 0 से कैपिटल आर जाएगा। चलिए अब हम इंटीग्रल करते हैं। तो देखिए ये के आर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखिए आर स्मॉल आर, क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट है 1 है, तो आर हो जाएगा माइनस 2r है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आर स्क्वायर बचेगा, और कहां से कहां तक, 0 से r। सो अब मुझे इस इंटीग्रल को करने की कोई जरूरत नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसे लिख दिया, 0 से 2 पाई डी फाई लिख दिया। रीजन क्या है कि जैसे ही मैं लिमिट रखूंगा वैल्यूज 0 आ जाएंगी। चेक कर लीजिए आप, तो हमारा क्यू नेट आ गया हमारे पास इस समय क्यू आर, जैसे ही आर रखूंगा तो आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखा तो आर स्क्वायर, माइनस यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखूंगा तो दैट इज आर स्क्वायर, माइनस 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगी, राइट।
इसके साथ में ये पूरा टर्म आएगा, लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये वैल्यू तो 0 हो गई, यानी कि हमारा Q नेट जो हमारे पास आया वो 0 आया, यानी कि इसका मोनोपोल मोमेंट कितना है, मोनोपोल मोमेंट ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज 0। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या पूछा है, दूसरा हमें पूछा है डाइपोल मोमेंट। अब देखिए उसने क्या गिवन है, रो गिवन है, लेकिन हमको ये नहीं बोला है कि रेडियल कंपोनेंट निकालना है, हमें तो बोला है डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो अगर डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए बोला है और रो गिवन है तो आपको जेड कंपोनेंट निकालना है, सीधी सी बात है। तो आपको जेड कंपोनेंट निकालना है इसका, तो आपका देयरफॉर जो आपका P हो जाएगा दैट इज पी जेड, वो हो जाएगा आपका जेड कैप डायरेक्शन में होगा, और क्या होगा, आर कॉस थीटा रो डी टाउ। चलिए रो की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, रो की वैल्यू आपको दी हुई है के कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर आर माइनस 2r साइन थीटा, के कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर आर माइनस 2r साइन थीटा, 2r साइन थीटा, ये वैल्यू दी है। सो आपके पास पी जेड आ जाएगा, यहां से देखिए ट्रिपल इंटीग्रल, ये जेड कैप आ जाएगा, ये आ जाएगा आर कॉस थीटा, राइट, रो की वैल्यू आ जाएगी के आर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आर माइनस 2r, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, तो डी टाउ की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। अब सबको सेपरेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा जेड कैप, आर वालों को एक साथ लिखेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक आर बचा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास के आर, तो देखिए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इस आर से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आर आर माइनस 2r स्क्वायर, और डी आर बचेगा, लिमिट जाएंगी 0 से कैपिटल आर, राइट। थीटा की लिमिट कहां से जाएंगे, साइन थीटा, देखिए साइन थीटा यहाँ पे एक है, ये एक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, और थीटा की लिमिट स्क्वायर है तो 0 से पाई तक जाएगी, और फिर है हमारा डी फाई, डी फाई की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 2 पाई। अब अगेन देखिए आप यहाँ पे, अगर अगेन प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह अगर मैं साइन थीटा को t पुट करूं तो कॉस थीटा डी थीटा क्या आएगा, डी टी आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा अपॉन 3, क्योंकि तब ये टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, इंटीग्रल क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर डी टी का यानी कि टी क्यूब बाई 3 यानी कि साइन क्यूब बाई 3, और लिमिट 0 से पाई, तो साइन पाई अगेन 0, साइन 0 इज अगेन 0, सो दिस एंटायर फंक्शन इज इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा पी जेड, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना है, देयरफॉर डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम is also 0, right? So I hope ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट्स पता है कि डाइपोल मोमेंट अगर कंटिन्यूअस चार्जेस गिवन है तो किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं, तो आप इजीली इन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है, अगर रेडियल डायरेक्शन में पूछा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और केवल आपको रो गिवन है और आपको पूछा है कि डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम इसी तरीके के कुछ और एग्जांपल्स लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको हमारे ये लेक्चर्स कैसे लगते हैं। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी कि हम उन सारे फीडबैक्स को लेकर अपनी इस लेक्चर सीरीज में अच्छा चेंज लेके आ पाएंगे।